औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा कि इंसान के अंदर जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट है वो किस तरीके से होती है। अच्छा, उससे पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कहता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो तो हमने देख लिया और पढ़ भी लिया कि लंग्स के एल्विलाई के अंदर होता है। वो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। आप सब लोगों को पता है कि डिफ्यूजन किसे कहा जाता है? जब कोई मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? डिफ्यूजन कहा जाता है। और डिफ्यूजन में हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सही है? तो ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, ये कहता है कि वो ब्लड जो कि हमारी पूरी बॉडी से होता हुआ लंग्स की तरफ जाता है, अब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि जो भी इसके अंदर ऑक्सीजन थी वो पूरी बॉडी में दे आया। अब वो पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स की तरफ आ रहा है। तो वो ब्लड जो है वो हमें डार्क मैरून कलर का दिखता है। ये कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। और जब आप अपनी स्किन के ऊपर इस डार्क मैरून ब्लड को देखते हो तो वो आपको ब्लूइश नजर आता है। तो आप कभी-कभी अपने हाथ को गौर से देखा करो तो आपको जो आपकी ये ब्लड वेसल्स नज़र आती है ना, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपकी वीन होती हैं, ये आपकी आर्टरी नहीं होती। और वीन के अंदर हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि डार्क मैरून कलर का होता है। और जब आप उसको स्किन के ऊपर देखते हो तो वो आपको ब्लूइश कलर का नज़र आता है। अच्छा, उसके अलावा ये कहता है कि जब वो ब्लड लंग्स पे पहुँचता है, तो लंग्स के अंदर दोबारा वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें दोबारा ऑक्सीजन आ जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। और आपने याद रखना है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, वो आपको ब्राइट रेड कलर का नज़र आएगा। सही है? तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपने अपने ज़हन में रखनी है। तो कभी-कभी यहाँ से भी आप लोगों से सवाल पूछ लेते हैं, तो 3 पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अच्छा, हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? ये बहुत आसान सा मैकेनिज़्म है। जस्ट आप लोगों ने समझना है इस बात को। देखो बेटा, हम अगर ब्लड की बात करें, फॉर सपोज करो कि मैं अपने ब्लड को कलेक्ट कर रहा हूँ इस ट्यूब के अंदर। ये एक टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर मैंने अपना खून डाला है। सही है? अपना मैंने इसके अंदर ब्लड डाला है। अब इस ब्लड के होते हैं 2 पार्ट। एक इसका ऊपर फ्लूइड वाला पार्ट होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सही है? अब ये क्या है, इसकी डिटेल हम अगला चैप्टर में स्टार्ट करवाने वाला हूँ, चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट, तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नीचे इस तरह से बैठे हुए होते हैं और इनको कहा जाता है ब्लड सेल्स। अब इन ब्लड सेलों के अंदर भी आपके 3 किस्मों के सेल आ जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये जो फ्लूइड पोर्शन जिसे आप प्लाज्मा कह रहे हैं, इसमें आपके हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, शुगर, साल्ट, ग्लूकोज, सारी चीज़ें आपकी इस प्लाज्मा के अंदर आ जाती हैं। सही है? अच्छा, अब ये कहता है कि हमारे पास जो 97% ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो रेड ब्लड सेल्स की मदद से होती है। यानी ये जो मैंने आपको ब्लड सेल्स बताया, इसमें जो हमारे पास कौन से सेल हैं? आरबीसी वाले जो सेल हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके अंदर हमारी 97% ऑक्सीजन क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है। अच्छा भाई, क्यों आरबीसी के अंदर करती है, डब्ल्यूबीसी के अंदर नहीं करती, प्लेटलेट्स के अंदर क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनके अंदर एक अदद रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन होती है। अच्छा, हम इसको रेस्पिरेटरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट में मदद करवाएगी। पिगमेंट हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे ब्लड को रेड कलर देती है। सही है? आपने याद रखना है, हमारे ब्लड का रेड कलर जो है वो इस प्रोटीन की वजह से होता है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। एक तो इस प्रोटीन का काम ये हमारे ब्लड को रेड कलर देती है। दूसरा इसका काम ये होता है कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना, वो आरबीसी तो करवाता है, लेकिन आरबीसी के अंदर भी कौन? ये वाली प्रोटीन जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, लेकिन रिवर्सिबल तरीके के साथ। अच्छा, रिवर्सली क्यों इसके साथ बाइंड होती है? क्योंकि इस हीमोग्लोबिन को तो ऑक्सीजन को हर सेल के पास छोड़ना होता है ना। फॉर सपोज करो, देखो ये हमारे ब्रेन का सेल है, मैं सिर्फ ब्रेन के सेल की मिसाल ले रहा हूँ, और ये हमारे लंग्स हैं। अब यहाँ से इस लंग्स से क्या हुआ? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को उठाया, भाई उठाया, ये ऑक्सीजन इसने उठा ली। अब इस ऑक्सीजन को इसको पहुंचाना है इन ब्रेन के सेलों के पास। तो जब ये ब्रेन के सेल के पास इस ऑक्सीजन को ले जाएगी तो ऑक्सीजन को यहाँ पे इसको छोड़ना है
और हीमोग्लोबिन को यहाँ से दोबारा हट जाना है, फिर दोबारा आके दोबारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेना है। तो अगर ये इसके साथ टाइट बाइंडिंग करेगी तो ये ऑक्सीजन को यहाँ हटा नहीं पाएगी ना, तो इसलिए आपकी किताब में लिखा हुआ है कि ये रिवर्सली जो है ना कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ और एक हल्का सा मॉलिक्यूल बनाती है, लूज मॉलिक्यूल बनाती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सही है बच्चा। तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है, ये ऑक्सीजन के साथ एक लूज कंपाउंड बनाती है जिसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। लूज कंपाउंड बनाने का वजह ये होती है ताकि ये जिस सेल के अंदर जा रही है उसको ऑक्सीजन ये दोबारा दे सके। अब इसको खुद को तो नहीं चाहिए होती है, खुद के साथ टाइट बाइंडिंग ये इसलिए नहीं करती, रिवर्सिबल उसके साथ बाइंडिंग इसलिए करती है क्योंकि इसको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर नहीं करना होता, अपने अंदर रखना नहीं होता। अच्छा, 97% तो ऑक्सीजन ट्रांसफर हुई हमारी रेड ब्लड सेल्स में। बाकी जो हमारी 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो ब्लड प्लाज्मा के साथ डिसोल्व फॉर्म में होती है। तो ये वाला जो पार्ट मैंने आपको दिखाया ना, ब्लड का फ्लूइड वाला पार्ट प्लाज्मा, जिसमें बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इसमें हमारी ऑक्सीजन 3% ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है और जहां जहां प्लाज्मा जाता है वहां ऑक्सीजन को भी अपने साथ ले जाती है। अच्छा, कहा जाता है कि हमारे पास जो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है ना, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। भाई क्यों? क्योंकि हमारे हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के अंदर 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं जिन्हें हम हीम कहते हैं, और एक ग्रुप के अंदर एबिलिटी होती है कि वो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, बाइंडिंग कर सकता है। तो जब 4 आयरन के मॉलिक्यूल हैं तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंडिंग करेगा। आयरन मॉलिक्यूल को हीम का नाम दिया गया है। सही है बच्चा। अगर एक होता तो एक के साथ बाइंडिंग होती, 2 होते तो 2 के साथ, 3 होते तो 3 के साथ, इसमें कितने हैं, 4, तो 4 के साथ इसकी क्या होती है, बाइंडिंग होती है। ये इक्वेशन आप समझो और देखो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है और इसने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ा है। जिस एंजाइम की मदद से जोड़ा है उसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेस है और इस तरह से ये क्या बन गया, हीमोग्लोबिन, और उसके साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी जुड़ गए हैं। अब जहां ये हीमोग्लोबिन जाएगी, सपोज करो लीवर के सेल में जाएगी तो ऑक्सीजन को वहां छोड़ के आएगी, किडनी के सेल में जाएगी तो किडनी के सेल के अंदर ऑक्सीजन को छोड़ के आएगी, लंग्स के सेलों के अंदर जाएगी क्योंकि लंग्स खुद भी तो टिश्यू है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो वहां ऑक्सीजन को छोड़ के आएगी। तो जहां जहां ये हीमोग्लोबिन जाएगी वहां वहां ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती जाएगी और इस तरह से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, ये कहता है कि इंसान की अगर हम एक आरबीसी की बात करें तो उसके अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन के क्या होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपने क्या करनी है, याद रखनी है। अच्छा, ये तो सारी कहानी थी किसकी, ऑक्सीजन की। अब हम कहानी पढ़ते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। ये ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है? तो ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है ना बेटा, वो 3 मेन तरीकों से होती है। वो 3 मेन तरीके हमारे पास कौन से हैं? इसमें जो सबसे पहला तरीका है वो है एज अ बाय कार्बोनेट आयंस, समझाता हूं। दूसरा, प्लाज्मा के साथ डिसोल्व फॉर्म में, अब इसमें कोई समझाने की चीज नहीं है क्योंकि प्लाज्मा का बता चुका हूं। तीसरा है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इससे और इससे क्या मुराद है, बाकी ये तो बहुत आसान है। अच्छा, आपने याद रखना है, अभी जो आप लोगों के पेपर हुए थे उन पेपरों में भी आप लोगों से पूछा गया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, तो वो एज अ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होती है। हमारे पास जो 60 to 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे होता यह है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये आरबीसी सेल के अंदर जाती है। हमने क्या कहा था कि ये हमारे पास ब्लड है और ये ब्लड के अंदर ब्लड के सेल हैं और ये ब्लड का क्या है, प्लाज्मा है। ब्लड के सेलों के अंदर भी मैंने किसकी बात की, आरबीसी की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आरबीसी को बाहर निकाल रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, आरबीसी है और इस आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन है और ये इसके अंदर 95% आरबीसी का क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होती। अभी मैं जो बता रहा हूँ उस हीमोग्लोबिन का नहीं बता रहा, अभी मैं ये बता रहा हूँ कि ये किसके साथ बाइंड होगी, इस पानी के साथ बाइंड होगी। तो 95% जो आरबीसी का जो पानी है इसके साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और जिस एंजाइम की मदद से होगी उस एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस आरबीसी के वाटर के साथ बाइंड होगी
तो थोड़ी देर के लिए एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम कार्बोनिक एसिड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इंटर होगी किसके अंदर, आरबीसी, वाटर ऑफ आरबीसी, यानी कि आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके अंदर, तो एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगी जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। और ये बनाने के लिए में जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है उसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। आपको पता है ये आपका एक होलो एंजाइम है, आपका कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, जिसकी एक्टिविटी के लिए जिंक आयंस रिक्वायर्ड होते हैं, अगर आपको चैप्टर नंबर 3 याद हो तो। बहरहाल ये क्वेश्चन आप देखो, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और ये वाटर है। आपने याद रखना है कि ये वाटर किसका है, सेल का है। किस सेल का, आरबीसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। तो जब ये इससे मिलता है तो इस तरह से कार्बोनिक एसिड बनाता है। अब मैंने कहा कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, तो हमें इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस कार्बोनिक एसिड से हाइड्रोजन आयंस को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो पीछे जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस होंगे। तो देखो ये हमारे पास कार्बोनिक एसिड है, इसको दोबारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने क्या किया, इससे हाइड्रोजन आयंस को निकाल दिया और पीछे क्या बन गया, बाइकार्बोनेट आयन। और ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और सीधी ट्रांसपोर्ट होती हुई कहां तक पहुंचेगी, लंग्स तक पहुंचेगी, और फिर लंग्स से हमारी बॉडी से ये कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। सही है बच्चा। तो ये हमारे पास एक पहला तरीका था कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन का। अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा तरीका आपको पता है कि वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होती है। अब इसमें मैं आपको क्या बताऊं, सिर्फ ये याद रखो कि 5 से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड होती है। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बेटा देखो ये आरबीसी है, और ये आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। और मैंने बताया कि आरबीसी के अंदर 95% पानी पाया जाता है। तो आपने पिछले स्लाइड के अंदर क्या देखा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो 95% वाले पानी के साथ डिसोल्व हो गई और कार्बोनिक एसिड बना, फिर बाइकार्बोनेट आयन बने और ट्रांसपोर्ट हुई। लेकिन हमारे पास जो 23 या 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ भी ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन देखो अब ये हीमोग्लोबिन है ना, अब इसके साथ ऑक्सीजन भी आके चिपक जाती है, आप लोगों ने खुद देखा था। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आके चिपक जाती है। तो आपको याद रखना है कि दोनों के चिपकने में फर्क है। चिपकने में क्या फर्क है, जो हीमोग्लोबिन है ना वो 2 चीजों का बना हुआ है। एक बना हुआ है हीम का जिसे आप आयरन कहते हो, दूसरा बना हुआ है एक प्रोटीन का जिसको आप ग्लोबिन कहते हो। सही है। तो आपने क्या देखा था, जो ऑक्सीजन थी वो किसके साथ चिपक रही थी, हीम के साथ ना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हीम के साथ नहीं चिपकेगी, ये किसके साथ चिपकेगी, ग्लोबिन के साथ। तो ये एक बड़ा मेजर फर्क है जो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीम के साथ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हीम के साथ नहीं होती, किसके साथ होती है, ग्लोबिन के साथ। और इस तरह से ये एक लूज कंपाउंड बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अबाउट 23% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड विथ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन भी कौन से पार्ट के साथ, इस ग्लोबिन पार्ट के साथ। सही है, ये आपने याद रखना है। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि CO2 इज बाइंड विद द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक छोटी सी चीज हमारी और रहती है, उसको पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देते हैं, जिसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन। बेटा जिस तरह से आपकी हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन थी, इसी तरह से आपकी जो मायोग्लोबिन है ये एक पिगमेंट प्रोटीन है। यानी कि आपके मसल्स जो आपको रेड कलर के दिखते हैं ना, वो किसकी वजह से दिखते हैं, वो मायोग्लोबिन की वजह से दिखते हैं। ये वो प्रोटीन है जो कि आपके मसल्स में, लफ्ज मायो मीन्स मसल्स, मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स। तो ये वो प्रोटीन है जो कि कहाँ पाई जाती है, मसल्स में पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि इसमें और हीमोग्लोबिन में क्या फर्क है। इसमें और हीमोग्लोबिन में ये फर्क है कि ये हीमोग्लोबिन से थोड़ी सी छोटी होती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक चेन होती है, किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। जबकि हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की क्या होती है, चेन होती है। ये हो गया फर्क नंबर 1। अच्छा, फर्क नंबर 2 ये है कि इसके अंदर सिर्फ एक आयरन का मॉलिक्यूल होता है, तो लिहाजा ये एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है। जबकि आपने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के मॉलिक्यूल होते हैं और वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, कैरी करता है। ये फर्क नंबर हमारे पास 2 हो गया। तीसरा फर्क ये है कि ये नॉर्मली कहाँ पाई जाती है, मसल्स में, और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं करवाती, ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है। जबकि आपने हीमोग्लोबिन देखा था, पहली बात तो वो ब्लड में पाई जा रही थी, दूसरा वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर रही थी, वो ऑक्सीजन को क्या कर रही थी, ट्रांसपोर्ट करवा रही थी।
अच्छा, चौथा फर्क ये है कि इसकी मायोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ जो सिमिलरिटी है ना, अफिनिटी का मतलब होता है सिमिलरिटी, वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा होती है, जबकि हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन के साथ सिमिलरिटी होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। बेटा हमारा आज का टॉपिक और ये चैप्टर यहीं पे क्या होता है, इख्तिताम पजीर होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होंगी, समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।